Hello friends, this is Ridhi from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. हमारा आज का टॉपिक है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, दैट इज़ सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1956. ये जो टर्म है मेंटेनेंस, ये फैमिली लॉ के अंडर एक ऐसी प्रोविज़न है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है. जो भी उसके लिविंग एक्सपेंसेस हैं या उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है. और ये जो टर्म है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, इसका मतलब है कि जब प्रोसीडिंग्स के दौरान जो पेंडिंग होती हैं प्रोसीडिंग्स, उनके टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर दो तरह की सब्सिडरी प्रोसीडिंग्स होती हैं. फर्स्ट प्रोसीडिंग जो रिलेट करती है वो चिल्ड्रन को, और जो दूसरी प्रोसीडिंग है वो रिलेट करती है पार्टीज़ के मेंटेनेंस को लेके. ये दोनों प्रोसीडिंग्स तब अराइज होती हैं जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो, या फिर जब डिक्री पास करने का टाइम हो, या फिर डिक्री उस टाइम पे पास हो रही हो, या फिर जब डिक्री पास हो चुकी हो उसके बाद किसी भी टाइम पे ये सब्सिडरी प्रोसीडिंग्स अराइज हो सकती हैं. जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 है वो प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस को, और जो सेक्शन 25 है वो डील करता है परमानेंट एलिमनी को. तो आज की मेरी इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो है सेक्शन 24, जो कि डील करेगा मेंटेनेंस को. इंग्लिश लॉ के अंडर जो मेंटेनेंस एंड एलिमनी का राइट है वो सिर्फ वाइफ के पास है. हस्बैंड का इसमें कोई रोल नहीं है. हस्बैंड के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस या एलिमनी क्लेम कर सके. बट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के पास ये राइट है कि वो एलिमनी या मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 24 के अंडर जो राइट है, राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, वो एक इंडिपेंडेंट राइट है जो पार्टीज़ के पास अवेलेबल है कि जब भी कोई एनिसरी प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो वो किसी भी पिटिशन में जो मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए उन्होंने फ़ाइल की है उसके दौरान जो भी उनके प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस हैं वो क्लेम कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स. मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट को टेम्परेरी और इंटरिम मेंटेनेंस भी कहा जाता है. मतलब एक टेम्परेरी मेंटेनेंस है, जैसे कि जो प्रोसीडिंग्स के दौरान पेंडिंग है उस टाइम का मेंटेनेंस ही वो क्लेम करते हैं. तो वो प्रोसीडिंग्स एक टेम्परेरी प्रोसीडिंग्स होती हैं कि जब केस ख़त्म हो गया उसके बाद उन्हें वो नहीं करना होता. तो ये है टेम्परेरी और इंटरिम मेंटेनेंस. यूजुअली जो कोर्ट है वो इंटरिम मेंटेनेंस की टर्म यूज़ करती है. और ये जो एप्लीकेशन है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट की वो ट्रायल कोर्ट एंड एपेलेट कोर्ट दोनों के लिए वो फाइल हो सकती है. क्लेम जो है वो सिर्फ दो पर्पस के लिए की जा सकती है. पहला एक पर्सनल मेंटेनेंस, दूसरा है एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स. जो क्लेमेंट है जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, जो उसका पर्सनल मेंटेनेंस है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस दूसरी पार्टी से. और एक अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान उसके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं या उसका कोर्ट का आने जाने का खर्चा या लॉयर का जो उसका खर्चा हुआ है वो भी वो दूसरी पार्टी से ले सकता है. नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑन डिसमिसल ऑफ द पिटिशन. मतलब कि जब पिटिशन डिसमिस हो जाती है तो क्या मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है पार्टी या नहीं. तो जो इंग्लिश लॉ में ये था कि उन्होंने ये डिफ़ाइन किया था कि जो अगर पिटिशन डिसमिस हो जाती है तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते इन एनिसरी प्रोसीडिंग्स. बट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये है कि अगर पिटिशन डिसमिस भी हो जाती है तो पार्टी के पास पूरा राइट है कि वो मेंटेनेंस दूसरी पार्टी से क्लेम कर सकती है. देन नेक्स्ट इज़ हु कैन अप्लाई. इस मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट की जो पिटिशन है, एप्लीकेशन है, वो कौन फाइल कर सकता है. उसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों फाइल कर सकते हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. दोनों के पास ये इक्वली राइट है कि दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज क्लेमेंट हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम फॉर सपोर्ट. जब प्रोसीडिंग्स चलती हैं मेंटेनेंस के लिए तब उसमें कोर्ट एक ये ग्राउंड एज अ ग्राउंड देखते हैं कि
क्लेमेंट के पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम है या उसका कोई सोर्स है जिससे वो अपना सपोर्ट कर सकता है, तो अगर उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है तो वो दूसरी पार्टी को बोल सकता है कि वो उसके सपोर्ट करे फाइनेंशियली। तो जो भी दूसरी पार्टी की इनकम है उसमें से वो हाफ या कुछ अमाउंट या क्वांटम निकाल के उस पार्टी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट इनकम। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि एक केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, जो उसमें वाइफ है वो एक एजुकेटेड है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी जॉब कर सकती है, बट ये दोनों एजुकेशन एंड द कैपेबिलिटी ये ग्राउंड नहीं बनता कि वो उसे मेंटेनेंस का जो राइट है वो डिनाई किया जाए। तो क्योंकि उसके करंट टाइम पे वाइफ के पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिससे वो अपना सपोर्ट कर सकती है या अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती है, तो वो हस्बैंड को वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। मेंटेनेंस का जो अमाउंट है और प्रोसीडिंग्स की जो एक्सपेंसेस है वो कोर्ट डिसाइड करती है। सपोज़ कि क्लेमेंट ने दूसरी पार्टी से क्वांटम मांगा मेंटेनेंस का, तो कोर्ट ने उस फिक्स करके दिया। वो कुछ ग्राउंड्स देखते हैं कि दोनों पार्टीज़ की इनकम क्या है। अगर तो जो पार्टी पहले वाली पार्टी है जो क्लेम कर रही है, अगर वो अच्छी तरह से करती है तो दूसरी पार्टी को भी उसके अकॉर्डिंगली ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो ग्राउंड देखते हैं कि पार्टीज़ का स्टेटस क्या है और उनका इनकम स्टेटस क्या है, और या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो केस टू केस डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो कोर्ट डिसाइड करती है जब वो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग्स ऑफ मेंटेनेंस आर समरी इन नेचर। जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स हैं वो शॉर्ट में होनी चाहिए, एज अ समरी होनी चाहिए, कि ये टेम्प्रेरी मेंटेनेंस होता है तो इसकी अगर प्रोसीडिंग्स लंबी खींची जाएगी तो वो केस भी उतना लंबा ही खींचा जाएगा। तो कोर्ट्स यही कोशिश करते हैं कि ये जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स हैं वो जल्द से जल्द फिनिश हो जाए। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी चलती हैं, वरना जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स हैं वो शॉर्ट होती हैं। देन नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट का ड्यूरेशन क्या है? जब तक प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उस टाइम का वो ड्यूरेशन है मेंटेनेंस का, जब कि वो क्लेम कर सकता है। तो ये था मेंटेनेंस का ड्यूरेशन कि कब तक वो क्लेम कर सकता है। तो पार्टी के पास एक फुल पीरियड है, वो एंटायर पीरियड के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं। देन नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस पे कोई कंडीशन लगाई जाए तो वो कैसे होता है? एक केस है सरोज वर्सेस अशोक। इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वाइफ को मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो इसीलिए दिया जाएगा एक कंडीशन के ऊपर कि अगर वाइफ अडल्ट्री के केस में पकड़ी जाएगी तो उसको वो सारा मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो रिफ़ंड करना होगा। तो ये जो पिटिशन थी वो एक अडल्ट्री के ग्राउंड के ऊपर थी, बट राजस्थान हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ऐसी कोई भी कंडीशन ऑर्डर के साथ अटैच की नहीं जाएगी। Then next is denial of maintenance to coerce the wife into reconciliation. कोर्ट के पास, किसी भी कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो वाइफ को मेंटेनेंस डिनाई कर सके फॉर द रीज़न कि वो उसे फोर्स करे कि वो अपने हस्बैंड के साथ दोबारा रिकनसाइल कर ले। अगर कोर्ट ऐसा करती है तो वो मिसयूज़ करेगी अपनी पावर को। तो इसीलिए किसी भी कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो वाइफ को डिनाई करे मेंटेनेंस। Then next is stay of proceeding or striking out of the defense. ये इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक केस है जिसमें कि जो नॉन एप्लीकेंट है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो दूसरी पार्टी को इंटरिम मेंटेनेंस पे नहीं करेगा, तो इसमें क्या होता है, इस केस में जो नॉन एप्लीकेंट है वो एक पिटिशनर है। तो इसमें कोर्ट के पास पूरी जुरिस्डिक्शन है कि वो सारी फर्दर प्रोसीडिंग्स को स्टे लगा सकते हैं, मतलब रोक लगा सकते हैं। अगर जो
पार्टी नॉन एप्लीकेंट पार्टी है वो एक रिस्पोंडेंट है, तो जो कोर्ट है वो उसका जो डिफेंस है उसको स्ट्राइक आउट कर सकती है। तो ये कोर्ट के पास है कि जिस तरह की भी सिचुएशन होगी वो उस प्रोसीडिंग को स्टे भी कर सकती है या फिर स्ट्राइक आउट कर सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन के डिफेंस को। तो इससे हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आज मैंने आपसे डिस्कस किया टॉपिक मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, जो कि सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट का। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।